के बाघा बॉर्डर पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। हमारे मासूम शहरियों को नुकसान पहुंचाया, हमारी मस्जिदों को शहीद किया और एक मासूम बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 5 साल, उसे शहीद कर दिया गया है। भारत ने बड़े दावे किए कि हमने 9 जगह मिसाइल दागे हैं। आज मैं दुनिया के उन अमन पसंद सफीरों को दावत देता हूं कि आएं और वो उन मकामात का जायजा लें जहां भारत ने मिसाइल दागे हैं। क्या वहां कोई दहशतगर्द था? नहीं था। वहां मासूम बच्चे, मासूम फैमिलीज रह रही थी। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं हमारी अफवाज पाकिस्तान के सपे सलार जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब को कि उन्होंने कुछ ही लम्हे बाद भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। और मैं सलाम पेश करना चाहता हूं अपनी एयरफोर्स के उन जवानों को, उन पायलट्स को जिन्होंने 5 उनके तैयारे मार गिराए। अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जब मैं यहां पर वाघा बॉर्डर पर मौजूद परेड देख रहा था तो यहां जो मेरे पाकिस्तानी दोनों तरफ भाई और बहनें मौजूद थीं, उनका वलवला, उनका जोश और उनका पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से ये गूंज रहा था। और मेरे मीडिया के दोस्त और भाई आज ये जरूर दिखाएंगे कि परेड तो उस तरफ भी हुई भारत में, लेकिन वहां उनकी आवाम का नामो निशान नहीं था। मंदिरों में अनाउंसमेंट करा रहे थे कि आस पड़ोस में कोई है तो वो यहां आज जमा हो, लेकिन तमाम ही कुर्सियां खाली थीं। ये है हमारे इन जवानों की दहशत कि आज उनमें से कोई शख्स इस परेड को देखने के लिए उन कुर्सियों पर मौजूद नहीं था। यह सिर्फ एक रात में हुआ है कि आज सुबह जब यहां पर परेड के इंतजामात हो रहे थे तो उनके पास परेड देखने वाला कोई नहीं था, लेकिन यहां पाकिस्तान की साइड पर वही जज्बा, उससे दुगना जज्बा मौजूद था। आज सफारती सतह पर पाकिस्तान की जीत हुई है क्योंकि पाकिस्तान ने उनके इल्जामात को दुनिया के सामने अमन के जरिए पेश किया और ये पेशकश की कि हम हर आजादाना तहकीकात के लिए तैयार हैं। लेकिन उसका जवाब जिस सूरत में हमें दिया गया वो भी दुनिया ने देखा है। और आज मैं भारत में करोड़ों मुसलमानों को यह बताना चाहता हूं कि एक इंतहा पसंद हिंदू मोदी जो कि गुजरात का कस्साब है, उसने यहां पाकिस्तान में मस्जिदों को शहीद किया है। तो आज भारत में रहने वाला हर मुसलमान ये सोचने पर मजबूर है, सिख तो पहले ही सोच रहे हैं कि जिस तरह से मोदी सरकार वहां रहने वाली तमाम कौमियतों और मज़ाहिब के साथ जो सलूक बर्पा किए हुए हैं, लेकिन वो ये भूल गए, वो 1965 भूल गए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ना हम 1965 भुलाने देंगे और ना ही 7 मई 2025 उनकी तारीख में भूला जाएगा, क्योंकि हमने 1965 की तरह 7 मई 2025 को उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये कौम और ये मुल्क कलमे के नाम पर वजूद में आया है। ये कौम हर काम, हर चीज के लिए तैयार है। हम कहते हैं अगर प्यार करोगे तो हम प्यार करेंगे, जंग करोगे तो हम जंग करेंगे, हमें आंखें दिखाओगे तो हम आंखें निकाल लेंगे। हम पहले भी बता चुके हैं कि हमें गिराना भी आता है और अगर गिर के तुम माफी मांग लो तो उठाकर चाय पिलाना भी आता है।
ہم نے چائے پلا کر بھیجا تھا. اس بار کیونکہ میں سندھ سے آیا ہوں, کراچی سے میرا تعلق ہے, اس بار چائے کے ساتھ تمہیں کراچی کے پان بھی کھلا کر بھیجیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ قوم اس جذبے کے ساتھ افواج پاکستان کے ساتھ, اپنی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے. اور آج یہ ثبوت میں دینا چاہتا ہوں, پاکستانی قوم کے جوانوں کا, ان کی ماؤں کا اور ان کی بہنوں اور بیٹیوں کا جذبہ دیکھیں کہ یہاں پر میں اپنے اس 7 سالہ بیٹے, دوسرے بڑے بیٹے, بیٹی, اپنی بیگم اور اپنے 2 سالہ بچے کو لے کر اس وقت بارڈر پہ موجود ہوں. یہ پوری قوم کا جذبہ ہے. یہ پاکستانی قوم اور اس کا جذبہ, اس کا مذہب, یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, یہ ہے اصل طاقت. اسلام نے غزوہ بدر میں 313 لوگوں کے ساتھ جنگ جیتی. لیکن یہاں جیسے میں نے شروع میں کہا کہ میں تو دیکھ کر اپنے ان سجیلے جوانوں کو جو کہ پنجاب رینجرز کے جوان ہیں, جب میں ان کی یہاں پریڈ دیکھ رہا تھا, آپ یقین کریں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں, جب وہ فلیگ کی رسی ہمارے جوان کے ہاتھ میں تھی تو کیا جذبہ اور کیا سکون تھا, اور ادھر والا جو ان کا جوان تھا وہ ہمارے جوان کو دیکھ رہا تھا اور رسی بھی ہاتھ میں ہل رہی تھی. تو یہ جذبوں کی لڑائی ہے. ہتھیار تمہارے پاس کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں, ہمارے پاس ان سینوں میں بارود ہے. یہ جوان, یہ سجیلے جوان جذبوں سے بھرے ہوئے ہیں. یہ پاکستانی قوم آپ کو منہ توڑ جواب دے گی. مودی صاحب, آپ نے انشاءاللہ تعالی, یہ پاکستانی قوم تمہیں بتائے گی کہ تم نے ہماری غیرت اور ہمارے گھر میں ہاتھ ڈالا ہے. اگر تم ہماری افواج سے لڑتے, تم جانتے تھے کہ سرحدوں پہ ہمارے سپاہی تمہیں کسی صورت نہیں چھوڑیں گے, تو تم نے ہمارے شہروں پہ میزائل مارا ہے, تم نے ہماری مسجدوں کو شہید کیا ہے, تم نے ہمارے معصوم بچوں کو شہید کیا ہے, تم نے ہماری ماؤں بہنوں, ہماری بیٹیوں کے گھروں میں میزائل مارا ہے. اس کا جواب تمہیں دیا جائے گا تمہارے گھروں میں انشاءاللہ تعالی. مودی صاحب, تمہارے گھروں میں تمہیں بھی اس سے بڑا جواب ملے گا. اور یہ جواب دینے کے لیے میں نہیں جانتا کہ ہمارا وزارت خارجہ, ہماری سفارتی پالیسی کیا ہے. ویسے تو امن کی ہے. ہماری افواج مضبوط طاقتور ہونے کے باوجود امن کی بات کرتی ہے. لیکن یہ جو 24 کروڑ بھائی اور بہن ہیں, تم نے انہیں للکارا ہے. تم نے ہمارے شہروں میں نہتے مسلمان بھائی بچوں پر, ان پر اٹیک کیا ہے. 24 کروڑ لوگوں کے جواب کے منتظر رہو مودی. تم اس جواب کے منتظر رہو, اور آج سے تم ڈرنا شروع کر دو. اب ڈر کا تمہارا وقت شروع ہو گیا ہے. میری اطلاعات کے مطابق آپ کے ملک میں جتنے آپ کے ٹورسٹ تھے, فورن ڈیلیگیٹس تھے, سبھی بھارت چھوڑ رہے ہیں. آپ کا اسٹاک ایکسچینج آئندہ آنے والے 2-3 دن میں کریش کر جائے گا. آپ کے اپنے لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں. اس کا ثبوت یہ آپ کی آج کی پریڈ ہے, جہاں آپ کے لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے. انڈیا میں لوگ جو سمجھدار پڑھے لکھے ہیں, انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے آپ کا. آج کی پریڈ آپ کی بائیکاٹ دکھا رہی ہے, کیونکہ آپ کی قوم بھی آپ سے سوال کر رہی ہے کہ آپ نے تو ہمیں یہ کہا تھا کہ دہشت گردی پاکستان سے ہوئی ہے. آپ نے تو ہمیں کہا تھا کہ ہم دہشت گردی کے مراکز کے اوپر میزائل ماریں گے. آج سوشل میڈیا پر بھارتی قوم شرمندہ ہے, کیونکہ نہ تو کسی دہشت گرد مراکز پر انہوں نے میزائل مارا,
बल्कि मासूम निहत्ते सोते हुए लोगों के ऊपर आपने मिसाइल मारा है, लेकिन उसका जवाब अफवाज पाकिस्तान ने आपके 5 तैयारों को उसी रात गिरा कर दिया है, और ये जवाब आपको मिलता रहेगा। आप आलमी दहशतगर्द हैं, आप टेररिस्ट हैं, और ये बात अब दुनिया भी जान चुकी है। तमाम सफारती लोगों को, एम्बेसडर्स को मैं दावत देता हूं, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को दावत देता हूं, आए और आकर देखें भारत ने कहां मिसाइल मारा है, किन के घरों पे मारा है, किन मासूम बच्चों को शहीद किया है। आज मैं नेतन्याहू और मोदी को भाई करार देता हूं। ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं, ये दोनों एक दूसरे की सोच की अक्कासी कर रहे हैं। जिस तरह तुमने निहत्ते फलस्तीनी मासूम बच्चों को शहीद किया, लेकिन मोदी साहब आप ये याद रखिएगा कि हम निहत्ते फलस्तीनी भाई नहीं हैं, हम मुसलमान हैं, निहत्ते नहीं हैं। हमारा सपे सालार एक रात की तारीकी में बुज़दिल भारत का हमला, मुरीदके में मस्जिद को निशाना बनाया गया, जिसमें 3 अफराद शहीद हो गए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ैन अली से, जो इस वक्त मस्जिद के अंदर से बता रहे हैं। जी ज़ैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, भारत बुज़दिल की जानिब से रात गए जो है वो पाकिस्तान पर एक जो है वो हमला किया गया, जिसके नतीजे में आम शहरियों को जो है वो निशाना बनाया गया, आम आबादियों को निशाना बनाया गया। ख़ुसूसी तौर पर भारत बुज़दिल की जानिब से जो है वो इबादत गाहों को निशाना बनाया गया। किसी भी माशरे में इस चीज़ की जंग के दौरान भी इजाज़त नहीं होती कि किसी भी मज़हब की इबादत गाहों को जो है वो निशाना बनाया जाए, लेकिन भारत जो है वो बुज़दिल है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुरीदके में, जहाँ पर रात को जो है वो भारत बुज़दिल की जानिब से 4 मिसाइल जो है वो दागे गए। ये वो सूरत हाल है उस मस्जिद की जिसको जो है वो मुकम्मल तौर पर शहीद कर दिया गया है। 4 जो है वो दागे गए हैं मिसाइल, और इसके नतीजे में 3 अफराद जो है वो शहीद हुए हैं। तीनों की जो है वो नमाज जनाजा जो है वो अदा कर दिया गया है। इस वक्त जब रात को जो है वो ये मिसाइल दागे गए तो 3 अफराद जो है वो यहाँ पर मौजूद थे, और जो उस मिसाइल की जो है वो जद में आकर जो है वो मुकम्मल जो है वो शहीद हो गए। लेकिन मस्जिद की जो सूरत हाल है वो भी मुकम्मल तौर पर जो है वो शहीद हो चुकी है। 4 मिसाइल दागने के बाद जो है वो भारत ये मस्जिद जो है वो शहीद हुई है। आगे चलते हैं, ये बैरूनी हिस्सा था, जबकि आपको दूसरा अंदरूनी हिस्सा जो है वो उसका दिखाते हैं कि जो सूरत हाल है इस वक्त मस्जिद की। आगे चल के दिखाते हैं कि आगे जो जहाँ से मस्जिद की सफ़ बंदी शुरू होती है, जहाँ पे इमाम जो है वो खड़े होकर नमाज का जो है आगाज़ करते हैं, तो ये वो हिस्सा है। ये वो हिस्सा है जहाँ पर जो है वो अंदरूनी हिस्से से भी आपको दिखाते थे। अभी ये बाहर की सूरत हाल है, मुकम्मल तौर पर जो है वो ये शहीद हो चुकी है। आगे जो है वो आगे चलते हैं, कोई भी जो है वो मुकम्मल तौर पर अगर इसको शहीद कहा जाए तो ठीक होगा। 3 अफराद जो है वो यहाँ पर मौजूद थे जब ये जो है वो भारत बुज़दिल की जानिब से ना मिसाइल दागे गए। अंदर के जो है वो आपको मनाजिर भी अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से चाहिए ये अंदर के मनाजिर हैं, कि ये अंदर का हिस्सा भी मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हाल होकर जो है वो रह गया है। कोई भी जो है वो यहाँ पर कोई भी ईंट और किसी भी किस्म का कोई भी जो इमारत की बुनियाद के लिए इस्तेमाल की जाती है चीज़, वो सही सलामत नहीं रहा। अंदर का बैरूनी हिस्सा भी आपको दिखाई, अंदरूनी हिस्सा है कि छतें मुकम्मल तौर पर जो है वो टूट चुकी हैं। ये वो हिस्सा है अंदरूनी हिस्सा जहाँ से सफ़ बंदी शुरू होती है नमाज की, जहाँ से मेंबर जो है वो खड़े होकर जो है वो नमाज जमात जो है वो करवाता है। ये मुकम्मल तौर पर अंदरूनी हिस्सा भी जो है वो तबाह होकर जो है वो रह गया है। लेकिन भारत क्योंकि बुज़दिल है और उसने जो है वो आम शहरियों को और आम आबादी को जो है जहाँ पर आम लोग रहते थे उनको जो है वो निशाना बनाया। जी ज़ैन अली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब ने पंजाब असम्बली का 25वां इजलास तलब कर लिया। पंजाब असम्बली का इजलास 12 मई बरोज़ पीर दोपहर 2 बजे होगा। इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। असम्बली सेक्रेटरी ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, आगाह कीजिएगा।
آج بالکل پنجاب اسمبلی کا اجلاس بروز پیر 12 مئی 2025 کو طلب کر لیا گیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے طلب کیا ہے، جبکہ میں بتاتا چلوں کہ پنجاب اسمبلی کا 25واں اجلاس ہوگا، جبکہ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں جو سمری ہے وزیر اعلیٰ نے بھیجی تھی اور اس کا دستخط جو ہے وہ گورنر پنجاب نے کیا، جبکہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس بروز پیر 12 مئی 2 بجے شروع ہوگا، جبکہ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بھارتی جارحیت کے خلاف قراردادیں منظور کی جائیں گی، جبکہ اراکین اسمبلی بھارتی جارحیت کے پر پرزور مذمت کریں گے، جبکہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اجلاس کی صدارت جو ہے وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی خود کریں گے اور حکومتی اجلاس میں پاک فوج کو جو ہے وہ خراج تحسین بھی پیش کیا جائے گا، جبکہ اراکین اسمبلی بھارت کے بزدلانہ حملے کو جو ہے اس کی پرزور مذمت کریں گے اور اس کی جو مذمتی قراردادیں ہیں وہ بھی منظور کروائی جائیں گی۔ جی حمزہ خورشید ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ استحکام میں پاکستان پارٹی کی جانب سے پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد۔ ریلی کی قیادت مرکزی جنرل سیکرٹری میاں خالد محمود اور ایم پی اے شعیب صدیقی نے کی۔ ملی نغموں، عسکری ترانوں سے شرکا کا وطن سے محبت اور جوش و ولولے کا اظہار۔ مزید جانتے ہیں حمزہ خورشید سے۔ جی حمزہ بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، استحکام پاکستان پارٹی کی جانب سے پاک فوج کے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا، جبکہ ریلی کی قیادت جنرل سیکرٹری اور ایم پی اے شعیب صدیقی نے کی، جبکہ صدر آئی پی پی لاہور ملک زمان نصیر بھی موجود رہے، جبکہ نائب صدر آئی پی پی پنجاب میاں جنید ذوالفقار، جنرل سیکرٹری رانا جاوید اقبال بھی اس موقع پر موجود رہے، جبکہ شرکا میں جو ہے وہ شہریوں کی بڑی تعداد موجود رہی، جبکہ ریلی مسجد شہداء سے شروع ہو کر اسمبلی ہال پر اختتام پذیر ہوئی، جبکہ وطن کی محبت میں سرشار استحکام پاکستان پارٹی کی میدان میں اتر آئی ہے، یہ کہنا تھا اس موقع پر شعیب صدیقی کا، جبکہ شرکا کی قومی پرچم اور پارٹی پرچم تھامے پاک فوج کے حق میں نعرے بازی کی گئی، جبکہ ملی نغموں، عسکری ترانوں سے شرکا کا وطن سے محبت اور جوش و ولولے کا اظہار کیا گیا، جبکہ عظیم الشان ریلی کے انعقاد پر آئی پی پی ورکرز اور شہریوں کو مبارکباد کہتا ہوں، یہ کہنا تھا اس موقع پر ایم پی شعیب صدیقی کا، جبکہ شعیب صدیقی نے مزید کہا کہ زندہ دلان لاہور نے بھارت کی رات بزدلانہ کارروائی کا دن میں جواب دیا ہے۔ پاک فوج کے دلیر جوانوں نے ثابت کیا کہ دنیا کا نمبر 1 فوج جو ہے وہ پاکستان فوج ہے۔ انڈیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ بزدلانہ حرکتوں سے باز نہ آیا تو ڈیم بھی اڑا سکتے ہیں۔ پوری قوم یکجا ہے اور سپہ سالار حافظ عاصم منیر کے ساتھ کھڑی ہے۔ رات کو صرف ٹریلر تھا، قوت کا حقیقی مظاہرہ ابھی باقی ہے۔ مودی باز نہ آیا تو دلی کے لال قلعے پر پاکستانی جھنڈا بھی لہرا سکتے ہیں۔ صدیقی کا مزید کہنا تھا کہ نعروں کی گونج سے انڈیا کو معلوم ہوا ہوگا کہ پاکستانی قوم اور پاکستانی فوج کتنی طاقتور ہے، پاکستانی قوم بیدار ہو چکی ہے اور ایک میٹنگ کے مانند متحد ہے۔ جی حمزہ خورشید ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ عوامی رکشہ یونین کے زیر اہتمام افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین کی بھارت اور مودی کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ ریلی کی قیادت مرکزی چیئرمین عوامی رکشہ یونین مجید غوری نے کی۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کے 5 جہاز اور 3 ڈرون گرا کر ثابت کر دیا کہ پاک فوج کا کوئی ثانی نہیں۔ مزید جانتے ہیں سامیہ سعید سے۔ جی سامیہ بتائیے گا۔ بالکل، عوامی رکشہ یونین کے زیر اہتمام افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی اور بھارت کی جانب سے معصوم بچوں اور شہریوں کو شہید کرنے کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ ریلی ایوان اقبال سے پریس کلب اور پھر امریکن قونصلیٹ تک نکالی گئی۔ اس کے بعد امریکن قونصلیٹ کے سامنے دھرنا بھی دیا گیا اور بھارت اور مودی کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ اس ریلی میں سینکڑوں رکشہ ڈرائیورز نے شرکت کی۔ ریلی کی قیادت جو ہے وہ مرکزی چیئرمین مجید غوری نے کی۔ اس موقع پر مجید غوری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی فوج نے بھارت کے 5 جہاز اور 3 ڈرون گرا کر ثابت کر دیا ہے کہ بہادری اور مہارت میں پاکستانی فوج کا کوئی ثانی نہیں۔ پاکستان کا بچہ افواج پاکستان کے شانہ بشانہ جہاد کے لیے تیار ہے۔ سپہ سالار عاصم منیر کی دلیر قیادت نے پوری قوم کو متحد کر دیا ہے۔ پاکستان کا مزدور اپنے وطن سے سب سے زیادہ مخلص اور محبت کرنے والا ہے اور پاکستان کے لیے دشمن کی جان جو ہے وہ لے بھی سکتا ہے اور اپنی جان دے بھی سکتا ہے۔ جی سامیہ سعید ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ آپ کا۔ پاک فوج کی جانب سے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے بعد شہری بھی سڑکوں پر نکل آئے۔ پریس کلب کے باہر خیبر پختونخوا کے جرگہ کے متعدد افراد کا پاک فوج کے حق میں مظاہرہ کیا گیا۔ پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ تفصیل جانتے ہیں محمد علی سے۔ جی محمد علی بتائیے گا۔ جی بھارتی جارحیت کے خلاف جس طرح پاک فضائیہ نے منہ توڑ جواب دیا، لاہور کی عوام جو سی وہ سڑکوں پہ نکل آئی اور لاہور کے متعدد علاقوں میں لاہور پریس کلب کے باہر بھی لوگ پہنچے ہیں
जिन्होंने पाक फ़ज़ाइया के हक़ में मुजाहरा किया और उनका ये कहना है कि भारतीय जहारियत के ख़िलाफ़ पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हुए हैं। जिस तरह देखा है आपने कि रात को जो हुआ है, रात के अंधेरे में एक चोर आए हैं और चोरों के साथ जो हशर पाकिस्तानी फ़ौज ने किया है वो आपके सामने है, क्योंकि रात को चोर ही आते हैं। फिर इनका जो राफील है, ये राफील की बात करते थे, बड़ा मान था राफील कहाँ पे पड़ा हुआ था, क्या हालात थे। अच्छा है कि इनके राफील का भी पता चल गया। जो पाक फ़ौज ने अल्हम्दुलिल्लाह कर दिखाया है वो उसकी नज़ीर कहीं नहीं मिलती। इंशाल्लाह इनका राफील जो है वो कबाड़ की दुकानों में इंशाल्लाह हमारे कबाड़ी भाई जो है ना वो बेचते हुए नजर आएंगे। आप बताइए। कल जो नापाक हरकत इंडिया ने की है, तो हम सिर्फ ये बताने के लिए आए हैं कि हम इंशाल्लाह पाकिस्तानी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और कदम कि पाक भारत जहारियत का जो जवाब पाक फ़ौज ने दिया, फ़ज़ाइया ने दिया, उसके नतीजे में पूरी पाकिस्तानी कौम बहुत खुश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सड़कों पर पाकिस्तानी परचम लेके निकले और उनका ये कहना है तमाम लोगों का कि पाक फ़ज़ाइया, पाक फ़ौज, तमाम फ़ौज के साथ उन्होंने एक जो दिलेरी के साथ भारतीय जहारियत का मुकाबला किया है। हर दम पाक फ़ौज के साथ लाहौर की अवाम बल्कि पूरे पाकिस्तान की अवाम शाना बशाना मौजूद है। जी मोहम्मद अली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक और ज़राअत आशिक हुसैन किरमानी की ज़ेर सदारत इजलास लाइफ स्टॉक कार्ड की रिकवरी, दही ख़वातीन में असासाजात की तकसीम के पहले मरहले का जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर आशिक हुसैन किरमानी का कहना था कि लाइफ स्टॉक सेक्टर में कामयाब मनसूबों के समराज से मवेशी पाल किसान मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। कर्ज की अदायगी 15 मई तक की जा सकती है। आपको हम खबर से आगाह करते चलें कि सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक और ज़राअत आशिक हुसैन किरमानी की ज़ेर सदारत इजलास लाइफ स्टॉक कार्ड की रिकवरी, दही ख़वातीन में असासाजात की तकसीम के पहले मरहले का जायज़ा लिया गया है। इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक व ज़राअत सैयद आशिक हुसैन किरमानी की ज़ेर सदारत लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट में ये अहम इजलास हुआ। इजलास में लाइफ स्टॉक कार्ड के रिकवरी प्रोसेस, देही ख़वातीन में असासाजात की तकसीम समेत दिगर मराहिल पर जो है वो अमूर पर जायजा लिया गया। डिपार्टमेंट के अगले माली साल यानी 2025-26 के बजट में वज़ीर आला पंजाब के नए इनिशिएटिव्स और दूसरे मंसूबों के लिए तजावीज़ भी ज़ेर गौर लाई गई। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक पंजाब साकिब अली अतील भी इस इजलास में मौजूद थे। वज़ीर लाइफ स्टॉक का कहना था कि वज़ीर आला मरियम नवाज के लाइफ स्टॉक सेक्टर में कामयाब मंसूबों के समराज से मवेशी पाल किसान मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। लाइफ स्टॉक फार्मर्स के लिए रोजगार के नए मौके पैदा हो रहे हैं और इनके माशी हालात में बेहतरी आ रही है। डिविजनल डायरेक्टर्स और एडिशनल डायरेक्टर्स को लाइफ स्टॉक कार्ड के कर्ज की रिकवरी के प्रोसेस को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हदायत की गई और इस हवाले से उनका मजीद कहना था कि मुकर्ररा मुद्दत में कर्ज की अदायगी करने वाले लाइफ स्टॉक कार्ड होल्डर को खुद ब खुद ही अगले मरहले के लिए लाइफ स्टॉक कार्ड के लिए अहल हो जाएंगे। कर्ज की अदायगी 15 अप्रैल से 15 मई के दरमियान की जा सकती है। लाइफ स्टॉक कार्ड फेज 2 का मरहला 6 माह पर मुश्तमिल है और इसके लिए दरखास्तें 15 मई से 15 जून के दरमियान वसूल की जाएंगी। फेज 2 में 3 लाख जानवर मवेशी पाल फार्मर्स में तकसीम किए जाएंगे, जबकि जनूबी पंजाब के 12 अजला की देही खवातीन में स्कीम के फेज 1 के तहत 5500 जानवर तकसीम किए जा चुके हैं। जी अब्दुल कादिर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। के सूबाई वज़ीर अस्मा बुखारी का कहना है कि स्कूल्स की छुट्टियों में इजाफे का फिलहाल फैसला नहीं हुआ, नोटिफिकेशन जारी है। पंजाब में स्कूल्स की छुट्टियों में इजाफे का फैसला सूरत हाल के मुताबिक किया जाएगा। स्कूलों की छुट्टियों में इजाफे का फिलहाल फैसला नहीं हुआ। सूबाई वज़ीर अस्मा बुखारी स्कूलों में छुट्टियों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी है। उनका कहना है कि ये नोटिफिकेशन जारी है। पंजाब में स्कूल्स की छुट्टियों में इजाफे का फैसला सूरत हाल के मुताबिक किया जाएगा। आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर अस्मा बुखारी का कहना है कि स्कूल्स की छुट्टियों में इजाफे का फिलहाल फैसला नहीं हुआ, नोटिफिकेशन जारी है। पंजाब में स्कूल्स की छुट्टियों में इजाफे का फैसला सूरत हाल के मुताबिक किया जाएगा। आपको बताते चलें कि सूबाई वज़ीर अस्मा बुखारी का कहना है कि स्कूल्स की छुट्टियों में इजाफे का फिलहाल फैसला नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन जारी है। दुश्मन ने माजी की तरह तारीकी में हमला करने की नापाक कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान ने तारीक रात को चांदनी रात बना दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल, कहा 80 के करीब भारतीय तैयारों ने पाकिस्तान पर हमले का मंसूबा बनाया, हमारी एयरफोर्स मुकम्मल तैयार थी। भारत को भरपूर जवाब देने पर 24 करोड़ अवाम को मुबारकबाद और एयर चीफ ज़हीर बाबर को सलाम पेश करता हूँ। पहलगाम वाक़ये के बाद भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किया।
बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में भारत के मुलविस होने के वाज़ेह सबूत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा, अपने साथियों के साथ मिलने और चैम्बर में बैठने को तैयार हूँ। यही वक्त है पाकिस्तान को अजीम कौम बनाने का। आए मिलकर बैठे और इख्तलाफात को ख़त्म करें। एयर चीफ ज़हीर बाबर, उनको अपनी तरफ से, आपकी तरफ से, ऐवान की तरफ से और पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की तरफ से मैं सलाम पेश करता हूं। उन्होंने और उनके उकाबों ने उन्होंने हिंदुस्तान के इन जहाज़ों की जो कम्युनिकेशन लॉक कर दी और उनको समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ हमारे साथ, और वो देखते देखते फौरन वापस पलटे और जाकर श्रीनगर में लैंड किया। ये है हमारी अफवाज पाकिस्तान की तैयारी और वे है उनका अज़म, जनाब स्पीकर। और ये नहीं कि हमें खबरें नहीं मिल रही थी, लम्हा बर लम्हा खबरें मिल रही थी कि हिंदुस्तान के क्या उनके मज़मूम अज़ाइम हैं और क्या उनके नापाक प्लान्स हैं। कल रात को जनाब स्पीकर, हिंदुस्तान ने पूरी तैयारी के साथ और कोई उनके ऑल टोल्ड 80 जहाज इस हमले में शरीक थे और उन्होंने पाकिस्तान में 6 जगहों पर, 6 शहरों पर हमला किया और पाकिस्तान के उकाब मुकम्मल तौर पर तैयारी में थे और हमारे जहाजों ने पाकिस्तान की सरहदों को अबूर नहीं किया। जनाब स्पीकर, जो ही हिंदुस्तान के जहाजों ने पेलोड उन्होंने रिलीज किया, हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज जिनमें 3 राफेल हैं उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को, आपको इससे बड़ी इज्जत नहीं मिल सकती। इसके लिए हम जितना भी अल्लाह ताला के हजूर सजदा रेज होंगे, हम उसका तब भी उसका शुक्र कभी अदा नहीं कर सकते कि ये कन्वेंशनल वॉरफेयर थी, इसमें न्यूक्लियर दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। और जो कहते थे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कन्वेंशनल वॉरफेयर में बहुत पीछे छोड़ दिया है, कल रात को उनका होश ठिकाने आ गया है और उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से कन्वेंशनल भी और न्यूक्लियर ताकत है अल्लाह के फजल करम से। भारत ने पाकिस्तान में 6 मकामात पर हमले किए। भारतीय हमलों में 26 पाकिस्तानी शहीद और 46 जख्मी हुए। मुरीदके में मस्जिद को निशाना बनाया गया, 3 अफराद शहीद हुए। मुजफ्फराबाद के करीब मस्जिद बिलाल पर भी भारत का हमला, 3 शहादतें हुई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारत ने बुज़दिलाना हमले में शहरी आबादी को निशाना बनाया। कोटली में मस्जिद अब्बास पर हमले में 2 बच्चे शहीद हुए। दुश्मन को चंद लम्हों बाद ही मुंह तोड़ जवाब दिया और दे रहे हैं। पाकिस्तान ने अज़ली दुश्मन के 5 तैयारे और 1 ड्रोन मार गिराया। अब तक 6 मकामात पर जो हमले हुए, इनमें 26 मासूम सिविलियंस शहीद हो चुके हैं और 46 इंजर्ड हैं। आई विल रिपीट, at 6 locations where the Indians attacked last night, unprovoked, the blatant aggression that they did, Pakistan has lost 26 civilians and 46 are injured. इनकी तफसीलात कुछ इस तरह हैं। अहमदपुर ईस्ट में मस्जिद सुभानुल्लाह को निशाना बनाया गया। वहाँ पर 13 शहादतें हुई, जिनमें 2-3 साल की बच्चियां भी हैं। इसके अलावा 7 खवातीन और 4 मर्द हैं। वहाँ पर 37 जख्मी हुए, जिनमें 9 खवातीन और 28 मर्द हैं। मुजफ्फराबाद के करीब मस्जिद बिलाल को भारतीय जहरियत का और बर्बरियत का निशाना बनाया गया। वहाँ पर 3
शहीद हुए हैं। इसके अलावा एक बच्ची और एक लड़का जख्मी है। यहाँ पर वक्त हुआ है अज़ान मगरिब का कि भारत के बुज़दिलाना हमलों के खिलाफ जमात इस्लामी का 9 मई को मुल्क गिर यौम अज़्म मनाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नीमुर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। 9 मई को भारतीय जारहियत के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। 11 मई को लाहौर में तारीखी पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली जाएगी। हमजा खुर्शीद से इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। जी हमजा, बताइएगा। बिल्कुल, जमात इस्लामी की जानिब से आज होने वाले शर्मनाक वक़ूअ के सिलसिले में जो है वो ऐलान किया गया है और जमात इस्लामी ने भारत के बुज़दिलाना हमलों के खिलाफ 9 मई को मुल्क गिर यौम अज़्म मनाने का ऐलान कर दिया है। जुमा के रोज मुल्क भर में भारतीय जारहियत के खिलाफ एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी, ये कहना था तर्जुमान जमात इस्लामी का। जबकि तर्जुमान जमात इस्लामी ने मजीद कहा कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज नीमुर रहमान की ज़ेर सदारत मरकजी क़यादत का हंगामी इजलास हुआ। जबकि 11 मई को लाहौर में तारीखी पाकिस्तान जिंदाबाद रैली भी निकाली जाएगी। इजलास में सेक्रेटरी जनरल अमीरुद्दीन नायब और सुमाई हमरा शिरकत करेंगे। हमजा खुर्शीद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान के असली दुश्मन भारत ने मासूम शहरियों को निशाना बनाया। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को भरपूर जवाब दिया। LOC पर दुश्मन की चेक पोस्टों को तबाह किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना था, पाक फौज की भरपूर कार्रवाई पर भारत सफ़ेद झंडा लहराने पर मजबूर हो गया। भारतीय मीडिया ने भी शिकस्त तस्लीम की है। पूरी रात आप डेवलपमेंट्स को फॉलो करते रहे। हमने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने, ISPR ने पूरी कौम को भी आगाह रखा और इंटरनेशनल मीडिया को भी आगाह रखा कि जो भारतीय जारहियत थी उसका पाकिस्तान ने कई गुना ज़्यादा जवाब दिया है कि रात के अंधेरे में बुज़दिल दुश्मन ने सिविलियन पॉपुलेशन को निशाना बनाया और औरतों और बच्चों को, मसाजिद को निशाना बनाया और उसका भरपूर जवाब जो पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है वो मैं समझता हूँ कि उनके जो 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए जिनका बड़ा चर्चा था, राफेल जहाज़ों का, और ना सिर्फ 5 इनके तैयारे मार गिराए हैं, एक ड्रोन भी मार गिराया है। बरनाला में इनका ड्रोन गिराया है, इनके जहाज़ अखनौर में, पंपोर में, अम्बाला के अंदर। तो ये मुख्तलिफ मकामात पे इनके 5 जहाज़ और एक ड्रोन को मार गिराया। और देखिए जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमने इनकी पोस्टों को भी निशाना बनाया तो कई इनकी पोस्टें भी वहाँ पे तबाह हुई हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG डॉक्टर उस्मान अनवर का महकमा दाखिला के कंट्रोल रूम का दौरा। कंट्रोल रूम से सूबे भर की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया। डिविजनल कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर, RPOs, DPOs को अलर्ट रहने की हिदायत की गई। ये रिपोर्ट देखिए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान और IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने महकमा दाखिला के मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा किया। कंट्रोल रूम से मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया। डिविजनल कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, RPOs, DPOs को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था, पंजाब पुलिस हाई अलर्ट है। सरहदों, चौकियों समेत तमाम अहम मकामात पर पुलिस जवान चौकस हैं। पुलिस के कंट्रोल रूम से भी सूरत हाल की लम्हा ब लम्हा मॉनिटरिंग जारी है। स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला फजलुर रहमान ने चीफ सेक्रेटरी को वार बुक के हवाले से ब्रीफिंग दी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अहमद रजा सरवर, सेक्रेटरी मवासलात और महकमा दाखिला के हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे।